अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 5 ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, आज 4 जून है और दिन है हफ्ते का। आज की हमारी टॉप स्टोरी जो न्यूट्रल के इनकार के बाद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अपरदीर के जलसे में आग बगोला दिखाई दिए और पहली मरतबा इस बात को इमरान ख़ान की तकरीर में, इमरान ख़ान के ख़िताब में नोट किया गया कि ना सिर्फ उन्होंने न्यूट्रल पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया, बल्कि पहली मरतबा इमरान ख़ान साहब ने अपरदीर के जलसे में ख़िताब करते हुए जो अमरीकी साजिश का बयानिया है, इस अमरीकी साजिश का मलबा पहली मरतबा इमरान ख़ान साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जिन्हें वो न्यूट्रल कह के मुखातिब करते हैं, इस अमरीकी साजिश का मलबा इमरान ख़ान की जानिब से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पे डाल दिया गया। अब न्यूट्रल ने क्या इनकार किया था जिस पर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान आज अपरदीर के जलसे में बरहम दिखाई दिए, ये सारी तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले नाज़रीन, आज की हमारी जो बाकी की 4 ख़बरें हैं उनकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और ये जो हमारी टॉप स्टोरी है इसकी डिटेल पर प्रोग्राम के आखिर में आप नाज़रीन के साथ डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, आज जो सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, पार्लिमान की जानिब से जो 2 बिल सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को हतमी मंजूरी के लिए भिजवाए गए थे, जिसमें एक नैब तरमीमी बिल था, दूसरा इलेक्टोरल रिफॉर्म का बिल था। इन दोनों बिलों को आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया है। ना सिर्फ इन बिलों की मंजूरी देने से इनकार किया गया है, बल्कि इसके साथ साथ इन दोनों बिलों को नज़र सानी के लिए सदर आरिफ अलवी की जानिब से दोबारा पार्लिमान को भिजवा दिया गया है। अब हमें जो दोस्त काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहे हैं, हम एक वीलॉग में बता चुके हैं कि हुकूमती हलकों में इस बात का पहले से ख़दशा मौजूद था कि अगर इन दोनों बिलों को मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवाया गया तो सदर साहब जो हैं इन बिलों की मंजूरी से इनकार कर सकते हैं और हुकूमत के लिए इस इनकारी के बाद मसाइल और मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो इसी खदशे को भांपते हुए हुकूमत की जानिब से पेश की इक़दामात उठाए गए थे। हुकूमत ने ये इक़दाम उठाया था कि ये जो 2 बिल जो 26 मई को कौमी असम्बली से मंजूर हुए और 27 मई को इन बिलों को सेनेट से मंजूर करवाया गया, 26 और 27 मई से पहले हुकूमत की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की एक समरी जो है वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवाई गई, जिसमें यह कहा गया कि जो मुल्क की सियासी हालात हैं, जो मुल्क की मुआशी हालात हैं, उस पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत डिबेट कराना चाहती है, बहस करवाना चाहती है, तो लिहाजा आप पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब करें। तो स्पीकर की इस समरी के ऊपर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने 26 मई को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की मंजूरी दी और फिर हमने ये देखा कि 26 मई को जब इन दोनों बिलों को हुकूमत की जानिब से पार्लियामान से मंजूर करवाया गया तो जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था उसमें कुछ मामलात के ऊपर बहस करवाई गई, लेकिन पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए स्पीकर की जानिब से मुलतवी नहीं किया गया, बल्कि उसे 7 जून तक जो है वो हुकूमत की जानिब से मुलतवी कर दिया गया। उसमें नाज़रीन ख़बर ये थी कि हुकूमत ये भांप चुकी थी कि अगर सदर मुमलिकत जो है इन दोनों बिलों की मंजूरी नहीं देते और इन दोनों बिलों को नज़र सानी के लिए पार्लियामेंट को भिजवा देते हैं तो हुकूमत ने पेशगी इक़दामात के तहत जो है वो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलवा रखा था, क्योंकि आइन में लिखा है कि अगर सदर साहब की जानिब से कोई बिल मंजूर नहीं किया जाता और उससे रिव्यू के लिए दोबारा पार्लियामेंट को भिजवाया जाता है तो उस कानून की मंजूरी जो है वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ली जाएगी और अगर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वो बिल दोबारा से मंजूर हो जाता है तो फिर सदर साहब के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता कि उस बिल को मंजूर करने की बजाय वो उसकी मंजूरी देने से इनकार कर सकें। अब चूँकि इन दोनों बिलों को सदर साहब की जानिब से आज वापस भिजवा दिया गया है, लेकिन हुकूमत के पास इस आज जो इनकार किया गया है उसका तोड़ भी मौजूद है। 7 जून को दोबारा पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा तो इन दोनों बिलों को, जो कि नैब तरमीमी बिल है और दूसरा इलेक्टोरल रिफॉर्म का बिल है, इन दोनों बिलों को हुकूमत की जानिब से कसरत राय से 7 जून को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवाने के बाद दोबारा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को हतमी मंजूरी के लिए भिजवा दिया जाएगा और सदर साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा
कि इन बिलों को वो मंजूर करें, इन पर दस्तखत करें। और अगर सदर साहब इस मरतबा भी इन बिलों पर दस्तखत नहीं करेंगे तो एक सर्टेन पीरियड के बाद वो दोनों बिल जो है वो ऑटोमेटिकली मंजूर हो जाएंगे। और यानी अब सदर साहब के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं कि इन दोनों बिलों को मंजूरी देने से इनकार करके दोबारा रिव्यू के लिए पार्लिमान को भिजवा सकें। दूसरी जो नाज़रीन आज की हमारी बड़ी खबर है वो ये है कि हुकूमती इत्तेहाद के माबैन एक बड़े अहम नुक्ते पर इत्तफ़ाक़ राय हो गया है। इत्तफ़ाक़ नाज़रीन इस मामले पे हुआ है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इस्तीफ़े दिए गए हैं और उन इस्तीफ़ों की तस्दीक करवाने से इनकार किया गया है। इत्तफ़ाक़ नाज़रीन ये हुआ है कि जो PTI के वो अरकान कौमी असम्बली हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर अपने रेज़िग्नेशन का ऐलान कर रखा है, उनके इस्तीफ़े तो फ़ौरी तौर पे एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। और इस हवाले से जो फवाद चौधरी साहब का कौमी असम्बली में ख़िताब है, जो अपना शेख रशीद का है और जो शेरी मज़ारी साहबा का है, असद उमर का है, असद कैसर का है, कासम सूरी का है, उनके जो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर बयानात मौजूद हैं, उनका जो रिकॉर्ड है उसका जायज़ा लिया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि उन रिकॉर्ड का जायज़ा लेने के बाद ये 6 इस्तीफ़े तो फ़ौरी तौर पे एक्सेप्ट हो सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि बाकी का जो प्रोसेस है इस्तीफ़ों के इस तस्दीक से मुतल्लिक, उस पर भी जो डेडलाइन दी गई है उसके मुताबिक, जो शेड्यूल दिया गया है उसके मुताबिक जो है वो एक्ट अपॉन किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये धमकी दी गई थी, ये वार्निंग दी गई थी कि अगर इन इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट ना किया गया, कुछ इस्तीफ़े एक्सेप्ट कर लिए गए, कुछ इस्तीफ़े एक्सेप्ट करने से इनकार किया गया, तो ये मामला हम अदालत में चैलेंज करेंगे। ये तो नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वार्निंग दी है हुक्मरान इत्तेहाद को कि हम अदालत में चले जाएंगे। अदालत में नाज़रीन जाने से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब ये इस मामले को अगर इस्तीफ़े एक्सेप्ट हो जाते हैं, फवाद चौधरी का, शेख रशीद का, शाह महमूद कुरैशी का, शेरी मज़ारी का, असद कैसर का, कासिम सूरी का, या जो मैंने एक और भी नाम लिया है, तो अगर इनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट हो जाते हैं और इन्हें चैलेंज करते हैं कि हमारे मजमूई इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए जाएँ, इनफरादी तौर पर इस्तीफ़े ना एक्सेप्ट किए जाएँ, तो अदालत उनसे पहला सवाल ये पूछेगी कि अगर आपने रेज़िग्नेशन दे दिए हैं और पार्लियामेंट के फ्लोर पे आपने तस्दीक कर दी है, तो आपका ये कोई जवाज़ नहीं बनता कि तमाम इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए जाएँ, मेरा ना किया जाए, उसका किया जाए, तमाम इस्तीफ़े एक साथ एक्सेप्ट किए जाएँ। तो ये कोई अदालत के सामने कोई जवाज़ नहीं होगा, ऐसी कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगी जिस पर अदालत जो है इस मामले के ऊपर PTI को किसी किस्म का रिलीफ दे सके। अब जो तीसरी खबर है जो आज लाहौर से डेवलपमेंट हुई है कि चंद रोज़ पहले जो लाहौर की सेशन अदालत ने राना सुनालो पर पर्चा दर्ज करने का हुक्म दिया था, आज लाहौर की उसी सेशन अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, वज़ीर आला हमज़ा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़, CCPA लाहौर के ख़िलाफ़, DG ऑपरेशन जो लाहौर हैं, अपना SP ऑपरेशन है लाहौर के, और दीगर जो ऑफिशियल हैं पुलिस हुकाम के, उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने का अलग से एक नया हुक्म दे दिया है। और इस हुक्म में यह कहा गया है कि जो SP सिटी हैं वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, और जो दरख्वास्त गुज़ार हैं हैदर मजीद, उनका मौक़िफ़ भी इस मामले पर सुना जाए। चौथी डेवलपमेंट, चौथी खबर नाज़रीन ये है कि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एक स्टेटमेंट सामने आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो हमारा दूसरा लॉन्ग मार्च होगा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से तैयारी करके इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करेगी, इसमें हम जो सूबे की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी जो ताकत है उसका इस्तेमाल करेंगे। इस मामले के ऊपर नाज़रीन आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है, जिसमें यही मुद्दा उठाया गया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान जो हैं वो एक सियासी जमात के एहतजाज के लिए जो सूबे की फ़ोर्स है, जो सूबे की सिक्योरिटी फ़ोर्स है, उसकी जो ताकत है उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नाज़रीन दरख्वास्त जो आज पेशावर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। देखते हैं कि इस दरख्वास्त के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट क्या फ़ैसला देती है। लेकिन आज की हमारी जो टॉप स्टोरी है उस पर अगर हम बात करें तो आज नाज़रीन अंसार अब्बासी साहब की एक ख़बर सामने आई, जिसमें ये कहा गया कि न्यूट्रल ने इस बात पर अज़म का इज़हार किया है कि अब इस्टेब्लिशमेंट जो है, कंट्रोल टावर जो है, वो अपनी माजी की गलतियों से सबक सीख चुका है, तो लिहाजा अब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो सियासी मामलात हैं उसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की जाएगी। और उसी खबर में नाज़रीन ये भी कहा गया कि न्यूट्रल का ये कहना है कि जितने भी सियासी मामलात हैं, उन सियासी मामलात को जो सियासी जमातें हैं मुल्क भर की, चाहे वो इक़्तिदार में मौजूद हैं, चाहे वो अपोजिशन में बैठी हैं, तमाम जमातों को अपने सियासी मामलात को मिल बैठ कर हल करना होगा। फ़ौज इसमें किसी किस्म का सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी, किरदार नहीं अदा नहीं करेगी। और फिर अंसार अब्बासी की खबर में और भी बहुत सारी बातें की गई, लेकिन आज इस खबर के पब्लिश होने के बाद खान साहब ने अपरदीर के जलसे में जो धुआंधार खिताब किया है
उसमें नाज़रीन पहली मरतबा इस बात को नोट किया गया कि ख़ान साहब का जो अमरीकी साजिश का एक बयानिया है, जिसमें ख़ान साहब ये कहते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ अमरीकी साजिश की गई, इस अमरीकी साजिश में अमेरिका मुलव्वस है, इस अमरीकी साजिश में भारत मुलव्वस है, इस अमरीकी साजिश में इसराइल मुलव्वस है, और इस अमरीकी साजिश में जो मकामी मीर और जाफ़र हैं उनका भी अपना किरदार है। लेकिन आज ख़ान साहब ने वहाँ पर एक नई बात की है जो पहले कभी इमरान ख़ान साहब की तकरीर या ख़िताब में नहीं सुनी गई। आज ख़ान साहब ने, बल्कि मैं आज की इस तकरीर का ख़ान साहब के 5 पॉइंट जो है वो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करूँगा, आप नाज़रीन के सामने पेश करूँगा। लेकिन सबसे पहले जो न्यूट्रल के ऊपर ख़ान साहब ने अमरीकी साजिश का जो मलबा है गिराया है, इस पर आप नाज़रीन के साथ हम गुफ्तगू करेंगे। हाजी ख़ान साहब ने सवाल ये उठाया कि मेरा न्यूट्रल से ये सवाल है कि जब ये मरासला लिखा गया और उसमें ये कहा गया कि इमरान ख़ान को हुकूमत से हटाया जाए तो हम पाकिस्तान के साथ चल सकते हैं, पाकिस्तान को माफ़ कर सकते हैं। और फिर ख़ान साहब ने कहा कि इस मामले के ऊपर, इस मरासले के ऊपर हमने नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाया, जिसमें ये तय हुआ, जिसमें यह फ़ैसला हुआ कि अमेरिका को डीमार्च किया जाएगा, और इस बात को भी एडमिट किया गया कि ये जो मरासला है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत है। तो ख़ान साहब ने कहा कि मेरा न्यूट्रल से ये सवाल है। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया कि ख़ान साहब जब भी न्यूट्रल का नाम लेते हैं तो उनका इशारा जो होता है वो आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा के ऊपर होता है। तो आज ख़ान साहब ने कहा कि मेरा न्यूट्रल से ये सवाल है कि जब ये साजिश पता चल गई थी, मदाखलत का पता चल गया था, तो जिनकी ज़िम्मेदारी है कि आपने पाकिस्तान का दिफा करना है, अब आपको पता है कि पाकिस्तान के सरहदों की हिफाजत करना किसकी ज़िम्मेदारी है, पाकिस्तान का दिफा करना, सिक्योरिटी के मामलात को देखना किसकी ज़िम्मेदारी है, पाक फ़ौज की ज़िम्मेदारी है। तो ख़ान साहब ये कह रहे थे जिनकी ज़िम्मेदारी है पाक फ़ौज का दिफा करना, वो उनका फ़र्ज़ था कि साजिश को नाकाम बनाते, लेकिन वो साजिश को नाकाम बनाने के लिए न्यूट्रल बैठे रहे। वो न्यूट्रल क्यों रहे, यह ख़ान साहब ने आज सवाल उठाया है। तो दूसरी तरह से, यानी एक तरह से ख़ान साहब ने यह कह दिया है कि अमरीकी साजिश में हमारी फ़ौज भी मुलव्वस है, अगर फ़ौज भी मुलव्वस है, क्योंकि उन्होंने इस साजिश को नाकाम बनाने में, जो कि रजीम चेंज की साजिश थी, उसको नाकाम बनाने में फ़ौज ने और ISI ने अपना किरदार अदा नहीं किया। ये पहली मरतबा नाज़रीन इतना संगीन किस्म का ख़ान साहब ने इल्ज़ाम जो है वो फ़ौज के ऊपर लगाया है। यानी आड़ ख़ान साहब लेते हैं अमरीकी साजिश के जलसों में, अमरीकी साजिश का जिक्र करते हैं, लेकिन ख़ान साहब ने आज न्यूट्रल के ऊपर बराह रास्त ये सवाल कर दिया है कि आपकी ज़िम्मेदारी थी मुल्क का दिफा करना, आपकी ज़िम्मेदारी थी, लेकिन आपने कुछ नहीं किया, आप न्यूट्रल बैठ रहे। लेकिन नाज़रीन ये तो ख़ान साहब का एक स्टेटमेंट है ना, लेकिन अगर हम हक़ाइक़ देखें तो कौमी सलामती का जो एलामिया जारी किया गया, पहले रोज़ हमने कह दिया था कि फ़ौज की जानिब से कौमी सलामती में जो कौमी सलामती कमेटी में जो कौमी सलामती के इदारों के जो सरबराहान मौजूद थे, उन्होंने तो इस साजिश को एक्सेप्ट नहीं किया। और कोई भी नाज़रीन पाकिस्तानी जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी इस बात को कभी एडमिट कर ही नहीं सकता कि पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान की प्राइमरी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो किसी अमरीकी साजिश का हिस्सा बन जाए। क्योंकि हमने देखा है कि भारत की जानिब से हमारी सरहदों की खिलाफ वर्जी की जाती है, अफ़गानिस्तान की जानिब से की जाती है, तो वो भी एक मदाखलत होती है। उस पर भी हमारे जो फ़ॉरेन ऑफिस होता है, फ़ॉरेन ऑफिस की जानिब से अफ़गानिस्तान को और भारत को डीमार्च यानी एहतजाजी मरासला थमाया जाता है। उससे कोई साजिश नहीं कहा जाता कि पाकिस्तान के अंदर कोई हुकूमत चेंज की, कोई रिजीम चेंज की साजिश की जा रही है। लेकिन चूँकि ख़ान साहब के पास और कोई बयानिया नहीं है, ख़ान साहब जो है अपने पाँव के ऊपर खुद ही कुल्हाड़ी मार चुके थे, तो ज़ाहिर सी बात है ख़ान साहब ने कोई मौक़िफ़ तो अडॉप्ट करना था। लेकिन आज जिस तरीके से अंसार बासी साहब की खबर आई कि इस्टेब्लिशमेंट ने बिल्कुल इनकार कर दिया है कि वो सियासी मामला से दूर रहेंगे, इस्टेब्लिशमेंट ने माजी की गलतियों से सबक सीख लिया है और सियासत से दूर रहने का फ़ैसला किया है, तो ग़ालिबन अंसार बासी साहब की इस खबर का इफ़ेक्ट था, असर था कि ख़ान साहब आज अपरदीर के जलसे में बरहम दिखाई दिए। 4 पॉइंट्स और भी ख़ान साहब की तकरीर के मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। एक, ख़ान साहब ने कहा कि इस हुकूमत ने अमरीकी ईमा के ऊपर, अमरीका के कहने के ऊपर पेट्रोल की जो कीमत है वो 60 रुपये बढ़ा दी है, डीज़ल की कीमत 60 रुपये बढ़ा दी है। अब आप ख़ुद इस बात का अंदाज़ा करें कि अगर ये हुकूमत अमरीकी साजिश के ज़रिए आई होती तो क्या IMF की कड़ी शराइत जो है वो इस हुकूमत के ऊपर लगाई जाती। ये जो 60 रुपये हुकूमत को बढ़ाने पड़े हैं, ये कभी ना बढ़ाने पड़ते अगर अमेरिका रजीम के चेंज की साजिश में मुलव्वस होता। लेकिन बहरहाल ख़ान साहब ने कह दिया, लेकिन ख़ान साहब खुद भूल जाते हैं कि वो खुद IMF के साथ मुआहिदा करके गए थे और उनके वज़ीर जो थे शौकत तरीन, हमाद अज़हर और एक और वज़ीर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है कि हम जो पेट्रोलियम लेवी है वो 4-4 रुपये करके बढ़ाएंगे,
सेल टैक्स को भी बढ़ाएंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करेंगे, उसकी सब्सिडी को वापस लेंगे, बिजली की कीमतों में इजाफा करेंगे, गैस की कीमतों में इजाफा करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन रिकॉर्ड मौजूद है और खान साहब का अपना फरवरी का बयान भी मौजूद है जिसमें खान साहब ने कहा कि चूँकि आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं तो हमारी मजबूरी है, हमारे पास कोई चारा नहीं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बढ़ा सकेंगे। लेकिन आज खान साहब भी इस मामले को दोबारा से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद मुआहदा करके गए और आज उस मुआहदे से वो इनकारी हैं। तीसरा पॉइंट जो खान साहब की तकरीर का था, जिसमें उन्होंने लोगों को मौलाना फजल रहमान के खिलाफ इश्तियाल दिलाने की कोशिश की कि उम्रा करने के लिए चला गया, वहाँ पर भी उनके खिलाफ मक्का और मदीना में बैतुल्लाह शरीफ में हरम पाक में डीज़ल के नारे लग सकते हैं। अब आप देखें खान साहब किस तरह की बातें करते हैं। हालांकि ये वो मुक़द्दस जगह हैं जहाँ पर हमें खामोशी अख्तियार करनी पड़ती है, जहाँ हमें बड़ी तकरीम का, बड़ी आर्जी का मुजाहरा करना पड़ता है। लेकिन खान साहब आज भी इस मामले पर लोगों को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरी इतलात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो उम्रा करके वापस आ चुके हैं। चौथा जो पॉइंट खान साहब ने कहा कि तारीख़ में सबसे ज़्यादा पैसा हमने कलेक्ट किया, तो नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर चलता है कि एक हुकूमत जाती है, उसने अगर 4000 अरब का टैक्स कलेक्ट किया है तो दूसरी हुकूमत उससे ज़्यादा कलेक्ट करती है। नून लीग की हुकूमत आई थी तो पीपल्स पार्टी 2000 के अरब की कलेक्शन छोड़ के गई थी, लेकिन जब नून लीग गए तो वो 4000 अरब की कलेक्शन छोड़ के गए, यानी डबल करके गए थे। लेकिन खान साहब ने तो 4000 से सिर्फ 5800 का कोई टारगेट अचीव किया था। उस पर भी खान साहब जो है वो बड़े अतराते हैं। लेकिन बहरहाल खान साहब ने डॉलर के रेट बढ़ने से मुतल्लिक़ कल के जलसे में कहा था कि जब $1 का 1 रुपया रेट बढ़ता है तो ये जो जरदारी और शरीफ ख़ानदान ने अपने पैसे बाहर रखे हुए हैं, इनके पैसे बढ़ जाते हैं। तो इसका फिर ये भी मतलब है कि खान साहब के दौर में जो डॉलर की कीमत में 60 रुपये 65 रुपये का इजाफा हुआ, तो आप भी इनडायरेक्टली जरदारी ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान को फ़ायदा पहुंचा रहे थे जब आपके दौर हुकूमत में डॉलर का रेट बढ़ रहा था। और पाँचवा पॉइंट खान साहब को लगता है कि मिसलीड किया जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है। खान साहब ने कहा कि इनके दौर में जो 6 हफ्तों की 8 हफ्तों की इनकी हुकूमत है, घी की कीमत में 50% इजाफा हुआ है। हालांकि ये हकीकत के बरक्स है, ग़ालिबन कोई 50 रुपये का घी की कीमतों में इजाफा हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था। इससे महंगाई होती है, लोगों को खाने पीने की अशिया में जब कीमतें बढ़ती हैं मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं फैक्चुअल पोजीशन बता रहा हूँ कि नून लीग के दौर में अगर घी की कीमत कोई पौने 200 रुपये थी, तो खान साहब के दौर में वो कीमत बढ़ के पौने 500 रुपये तक पहुंची और अब ग़ालिबन वो पौने 500 से बढ़ के कोई 550 या 550 रुपये तक पहुंच चुकी है। और इसी तरह से आटे की कीमत से मुतल्लिक़ खान साहब ने गलत हक़ाइक़ पेश किए कि 38% जो है वो आटे की कीमत में इजाफा हो चुका है, हालांकि इसका भी हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। और फिर खान साहब ने यह भी शिकवा दिया कि अगर हमारी मैशत इतनी बुरी थी तो शहबाज शरीफ साहब ने क्यों हमें हटाया, हम तो मैशत अच्छी चला रहे थे, मैशत बुरी थी तो आप हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए ना हटाते। और ये भी नाज़रीन, अगर हम हक़ाइक़ पर बात करें, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन माज़रत चाहूँगा, जब भी कोई हुकूमत जाती है, ये हर हुकूमत में होता है कि जो भी इक़्तिदार सियासी जमात संभालती है वो कहते हैं कि पिछला तो कबाड़ा कर गए, हम अब जो है वो इस हुकूमत को, इस मईशत को संभालेंगे। यही खान साहब ने किया था। जब नून लीग वाले छोड़ के गए थे तो खान साहब कहते थे कि करंट अकाउंट खसारा है, सर्कुलर डेट बहुत ज़्यादा है। तो खान साहब ने जब हुकूमत छोड़ी तो करंट अकाउंट खसारा तो वो भी कोई 15 बिलियन का छोड़ के गए थे, वो अगर 20 बिलियन का छोड़ के गए थे तो खान साहब ग़ालिबन 12 या 15 बिलियन डॉलर का खसारा, तजारती खसारा छोड़ के गए थे। इसके अलावा जो दीगर खसारा था वो अलग से था। सर्कुलर डेट जो नून लीग के दौर में ग़ालिबन 1200 अरब था, खान साहब उसे 2500 अरब तक पहुंचा के गए। तो खान साहब भी वही कुछ करके गए थे जो माजी में हुआ था। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर है कि जब नून लीग ने हुकूमत छोड़ी थी तो इतनी महंगाई नहीं थी, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद थी, लोगों के पास पैसे थे। लेकिन खान साहब ने जब हुकूमत छोड़ी है, उन्हें जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके हटाया गया है, तो लोगों की जो माशी हालत है वो सोशल मीडिया पे जिस तरह से लोग चीख के बता रहे हैं खान साहब की माशी कारकर्दगी, वो आपके सामने है। लेकिन बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।